दोस्तों, काफी समय पहले एक राज्य में चंद्र प्रताप नाम के एक राजा राज्य किया करते। राजा चंद्र प्रताप के महल के निकट एक मनमोहक बगीचा था। इस बगीचे में अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले वृक्ष लगे हुए थे। राजा के उस बगीचे में एक सेब का अद्भुत वृक्ष भी था, जिस पर सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए कई सिपाहियों को नियुक्त किया था, ताकि कोई भी इस वृक्ष से फल चुरा कर न ले जा सके। बगीचे का माली इसकी निरंतर देखभाल करता। वह प्रतिदिन संध्या को इस वृक्ष के फलों की गिनती करता और प्रातः होने पर फिर से उनकी गिनती करता। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जब माली ने वृक्ष के फलों की गिनती की, तो उसमें से एक फल कम पाया गया। अब एक फल कम पाया गया तो माली राजा के महल में पहुंचा और राजा को एक फल कम होने का समाचार कह सुनाया। राजा चंद्र प्रताप माली की बात सुनकर तुरंत बगीचे में पहुंचे। राजा के लिए यह दृश्य बहुत ही चिंताजनक था, क्योंकि बगीचे में इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद, सैनिकों का पहरा होने के बावजूद भी किसी ने एक सेब चुरा लिया। इस पर राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सोने के फल चुराने वाले को पकड़कर लाएगा, उसे उचित इनाम देकर सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि पिताजी, आप चिंता ना करें। आज रात बगीचे का पहरा मैं दूंगा और उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा जिसने हमारे बगीचे से फल चुराया है। राजा ने अपने पुत्र को रात में पहरा देने की अनुमति दी। उसके बाद बड़े राजकुमार ने रात को उस बगीचे के चारों ओर पहरा देना शुरू किया। लेकिन कुछ घंटे के बाद ही उस राजकुमार को नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने फलों की गिनती की तो एक फल कम मिला। राजकुमार ने सोचा कि मेरा पहरा देने के बाद भी किसी ने फल चुरा लिया। उसने सुबह यह बात राजा को बताई। राजा चंद्र प्रताप ने देखा कि उसका पुत्र सोने के सेब की रक्षा में असफल रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले गया। अगले दिन राजा के दूसरे पुत्र ने अनुमति मांगी और कहा, पिताजी, आज मैं वृक्ष की सुरक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि फल किसके द्वारा चुराया जा रहा है। राजा ने उसे भी अनुमति दी और कहा, बेटा जाओ और हमारे बगीचे की अच्छी चौकसी करो। सुबह तक चोर हमारे हाथ में होना चाहिए। अब राजा का दूसरा पुत्र भी उस सोने के फल वाले वृक्ष की सुरक्षा के लिए चल दिया। पूरी रात पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले गया। सुबह फिर राजा को सूचना दी गई। यह सुनकर राजा और सभी दरबारी काफी चिंतित हो गए। सभी इस बात पर विचार करते हुए निराश बैठे हुए थे। तभी राजा का छोटा पुत्र आया और कहने लगा, पिताजी, मुझे भी आज रात पहरा देने की अनुमति दे दी जाए। मैं भी उस वृक्ष की रक्षा करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वह चोर कौन है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आज रात मैंने पहरा दिया तो मैं उस चोर को पकड़कर आपको सौंप दूंगा। राजा अपने छोटे पुत्र से अक्सर नाराज रहते थे, क्योंकि वह उसे सबसे अधिक कमजोर मानते थे। राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा कि जब तुम्हारे दो भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर पाओगे। इसलिए बेटा, तुम जाओ और अपना काम करो। यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा का सबसे छोटा राजकुमार इस पर सहमत नहीं हुआ। फिर उसने कहा, पिताजी, मुझे एक मौका तो दीजिए। राजकुमार के बार बार अनुरोध करने के बाद आखिरकार राजा ने उसे पहरा देने की अनुमति दे दी। छोटा राजकुमार बगीचे की सुरक्षा के लिए पहुंच गया और रात में बगीचे की रक्षा करने लगा। वह सोचने लगा कि आज रात मैं किसी भी स्थिति में नहीं सोऊंगा और उस रात चोर को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित करूंगा। राजकुमार अपनी नींद पर विजय पाकर उस पेड़ पर नजर बनाए हुए थे।
आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने की चिड़िया उड़ती हुई आई और उस पेड़ पर आकर बैठकर फल खाने लगती है। राजकुमार को देखते ही वह सोने की चिड़िया एक सोने के सेब को अपनी चोंच में कस के पकड़कर वहां से जाने लगी। अब राजकुमार पहले से ही सतर्क था। वह सोच रहा था कि वहां कोई मनुष्य होगा, पर यहां तो एक पक्षी था। उसने अपने धनुष में तीर चढ़ाया और चिड़िया को निशाना बनाकर राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। वह चिड़िया बहुत ही चतुर थी। राजकुमार ने 3 बार उस पर तीर छोड़ा, फिर भी वह तीनों बार वहां से बच गई, लेकिन एक तीर से उस चिड़िया का पंख टूट गया। राजकुमार ने वह पंख उठा लिया और सुबह होते ही उसने सारी घटना राजा को सुनाई और उस सुनहरे पंख को राजा को दे दिया। उस सुनहरे पंख को देखकर राजा बहुत ही अचंभित हुए और उस पंख को हाथ में लेकर राजा बार बार देखते रहे। उसने कहा, बेटा, जब यह पंख इतना खूबसूरत है तो वह पक्षी कितना अद्भुत होगा। ऐसा पक्षी हमारे राजमहल में होना ही चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सुनहरी चिड़िया के साथ और भी सुंदर दिखाई देगा। राजा ने तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा, बेटा, अब मैं चाहता हूं कि कोई उस सोने की चिड़िया को पकड़ कर लाए। सबसे पहले उसका बड़ा बेटा इस काम के लिए आगे आया और कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दे, मैं उस सोने की चिड़िया को खोजकर आपके पास ले आऊंगा। राजा का बड़ा बेटा सुनहरी चिड़िया को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक सियार आराम कर रहा था। राजकुमार ने उस सियार को देखते ही अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और उस तीर को छोड़ने ही वाला था। तभी वह सियार कहने लगा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं जानता हूं कि आप एक सोने की चिड़िया की खोज में हैं। अगर आप मेरी सलाह मानो और मैं जो रास्ता बताऊं, अगर आप उस पर चलें, तो आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे। राजकुमार ने अपना तीर उस सियार पर नहीं चलाया और सियार से कहने लगा कि तुम मुझे उस सोने की चिड़िया का पता बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सियार कहता है, राजकुमार, तुम यहां से सीधे चले जाइए। कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी होगी। तुम उस गुफा में मत जाना। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें दूसरी गुफा मिलेगी। वह गुफा जर्जर और झाड़ियों से भरी होगी। तुम उस जर्जर गुफा में प्रवेश कीजिएगा। अंदर जाते ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। राजकुमार बोला, तुम मुझे गुमराह करना चाहते हो। चालाक सियार, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। और इसके बाद उसने तीर चला दिया, लेकिन वह चालाक सियार बच निकला। इसके बाद राजकुमार ने अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। वह जंगल में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वास्तव में 2 गुफाएं थीं। उनमें से एक बहुत साफ और सुंदर लग रही थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार उस सुंदर गुफा में प्रवेश कर जाता है और वह उसी सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर जाता है और वह यह सब भूल जाता है कि वह एक सोने की चिड़िया की तलाश में निकला। इस तरह कई दिन गुजर गए। उसने ना तो उस सोने की चिड़िया की खोज की और ना ही घर वापस आया। इधर फिर राजा चंद्र प्रताप ने अपने दूसरे पुत्र को अनुमति दी कि तुम्हारा बड़ा भाई अब तक वापस नहीं आया है। वह सुनहरी चिड़िया को ढूंढने गया था। अब तुम जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। राजा की अनुमति मिलते ही राजा का दूसरा पुत्र जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचते ही उसे वही सियार मिला जो उसके बड़े भाई को मिला था। सियार ने दूसरे राजकुमार को भी वही बातें कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए वह भी उसी सुंदर गुफा में चला गया और वहां हो रहे नृत्य संगीत में लीन हो गया। वह भी भूल गया कि वह यहां क्यों आया था।
इधर जब दूसरा राजकुमार भी वापस नहीं आया तो राजा चंद्र प्रताप के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी मैं सुनहरी चिड़िया की खोज करने जाऊंगा और उस चिड़िया को पकड़ करके लेके आऊंगा। फिर राजा ने कहा कि जब तुम्हारे दोनों भाई उस सोने की चिड़िया को नहीं ढूंढ पाए तो तुम कैसे ढूंढ पाओगे, इसलिए तुम शांति से घर पर बैठो। राजा के कई बार मना करने पर भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब राजा ने मजबूर होकर उसे जाने की अनुमति दे दी। अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर उस सुनहरी चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही शिकार मिलता है। राजकुमार ने अपना धनुष निशाने के लिए साध लिया। तभी शिकार ने कहा कि राजकुमार मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। राजकुमार ने उस शिकार की बातों को गौर से सुना और कहा, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शिकार खुश होकर कहता है, राजकुमार आप मुझे एक बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हो, क्योंकि आपने मेरी बातों को मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं और जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपको उस गुफा तक ले चलता हूं। ऐसा कहकर शिकार राजकुमार को लेकर गुफा पर पहुंचता है, जहां उन्हें दो गुफाएं दिखाई देती है। वह राजकुमार उस शिकार की सलाह मानते हुए पुरानी गुफा में जाता है और वहां रहने का स्थान बना लेता है। रात भर आराम करने के बाद सवेरा होने पर वह आगे बढ़ता है और आगे उसे वही शिकार फिर मिल जाता है। तब वह शिकार राजकुमार से कहता है कि राजकुमार अब मैं आपको आगे का रास्ता बताता हूं कि अब यहां से आगे आपको क्या करना है। बस इस रास्ते पर चलते जाइए, आपको एक बहुत ही खूबसूरत महल मिलेगा जहां पर सिपाही हमेशा पहरा देते हैं। उन सिपाहियों से डरिएगा मत और सीधा महल के अंदर चले जाना, क्योंकि सिपाही इस समय सो रहे होंगे। बेफिक्र होकर महल के अंदर जाना और महल के कमरों को पार करके तुम्हें उस जगह पर लोहे के पिंजरे में रखी सोने की चिड़िया नजर आ जाएगी। उस चिड़िया को पिंजरे से उठाकर महल के बाहर ले आना, लेकिन वहां पर एक स्वर्ण से जड़ित पिंजरा भी रखा होगा। आप गलती से भी उस चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखो। अगर तुम उस लोहे के पिंजरे से चिड़िया को निकालकर उस स्वर्ण से जड़ित हुए पिंजरे में डालने की कोशिश करोगे तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके बाद वह शिकार के कहे अनुसार राजकुमार कुछ ही समय में उस महल के निकट पहुंच गया। राजकुमार ने देखा कि सभी पहरेदार सिपाही गहरी नींद में हैं। राजकुमार बिना किसी भय के वह सीधे महल में प्रवेश कर जाता है और कुछ ही पलों में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां एक सुनहरी चिड़िया पिंजरे में कैद थी और उसके पास में 3 सोने के फल भी रखे हुए थे। राजकुमार तुरंत ही पहचान लेता है कि यह फल उसके बगीचे से चुराए गए। जब राजकुमार सुनहरी चिड़िया को लेकर वहां से जाने लगा, तभी उसकी नजर पास में रखे एक अन्य पिंजरे पर पड़ती, जो हीरों से सजा हुआ था और देखने में बहुत ही सुंदर था। उस पिंजरे में बेशकीमती हीरे लगे हुए थे। राजकुमार को उस चिड़िया को रखने के लिए वही पिंजरा उपयुक्त लगा। वह पिंजरे की चमक धमक में उस शिकार की बात भूल गया। उसने तुरंत लोहे के पिंजरे से चिड़िया को निकालकर उस हीरे से जड़े हुए पिंजरे में बंद कर दिया। चिड़िया नए पिंजरे में आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह राजकुमार पिंजरे को उठाकर उस स्थान से कुछ ही दूरी पर जा पाया था। उस तोते की आवाज सुनकर कई सिपाही उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब राजकुमार को याद आया कि शिकार ने उसे क्या कहा और उसने क्या कर दिया। अब क्या हो सकता था, अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी हूं। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछताछ की तो राजकुमार ने सारी घटना बता दी। राजा ने कहा कि राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने आए। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और तुमने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं।
लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरी एक विशेष इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगर तुम मेरे लिए एक सोने का हिरण ले आओ तो मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दूंगा और बदले में तुम्हें यह सोने की चिड़िया भी दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की इस शर्त को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद राजकुमार सोने के हिरण की खोज में निकल पड़ा। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वही सियार उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने जाकर उस सियार को पूरी कहानी सुनाई। सियार कहने लगा, राजकुमार, आपने मेरी बात नहीं मानी। जो मैंने पहले आपको समझाया था, अगर आप वैसा ही करते तो आज आप इस बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार ने कहा कि भाई, मैंने बड़ी भूल कर दी, मुझे क्षमा करें और एक बार फिर मेरी सहायता करें। बिना आपके सहयोग के मैं सोने के हिरण को नहीं ला सकता। यहाँ के राजा ने मुझे सोने के हिरण को लाने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो सोने का हिरण नहीं ला पाया तो राजा मुझे वह सोने की चिड़िया भी नहीं देगा और मुझे फांसी दे देगा। सियार कहने लगा, ठीक है भाई, मैं आपको माफ करता हूं। अब आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। हम यहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे, एक अन्य राज्य में जहाँ एक महल है। उस महल के नजदीक एक बगीचे में तुम्हें एक स्वर्ण मृग मिलेगा। जब वहां रात को पहरेदार सैनिक नींद में होंगे तब तुम्हें धीरे से जाना होगा और उस स्वर्ण मृग को पकड़ कर ले आना। लेकिन राजकुमार, याद रखना कि उस मृग को बांधने के लिए वहां तुम्हें 2 रस्सी मिलेगी, एक पुरानी साधारण रस्सी और दूसरी स्वर्ण की रस्सी। तुम्हें उस मृग को साधारण रस्सी से बांधना है, स्वर्ण की रस्सी को हाथ नहीं लगाना। फिर तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना, क्योंकि वह एक घोड़े की तरह दौड़ता है। राजकुमार ने कहा, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। सियार ने उस राजकुमार को ठीक से समझाकर अपनी पीठ पर बिठाया और कुछ ही क्षणों में उस बगीचे के पास पहुंचा दिया। बगीचे के पास पहुंचते ही सियार ने उसे नीचे उतारा और सियार वहां से चला गया। राजकुमार ने महल के अंदर जाकर देखा कि सभी सेवक सो रहे हैं। फिर वह थोड़ी ही देर में महल के पास वाले बगीचे में पहुंचा, जहां उसने एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण मृग को देखा। राजकुमार की दृष्टि एक कोने में पड़ी सोने की रस्सी पर गई, जिसमें हीरे और मोती झिलमिल रहे थे। उसी के पास ही एक पुरानी और साधारण रस्सी पड़ी। राजकुमार ने सोचा कि इतने सुंदर स्वर्ण मृग को साधारण रस्सी से बांधना तो खराब लगेगा। राजकुमार सोने की रस्सी की चमक में खो गया। उसने वह साधारण रस्सी छोड़ दी और सोने की रस्सी उठा ली और उस रस्सी को उठाकर जैसे ही राजकुमार हिरण को बांधने के लिए आगे बढ़ने लगा तो वह स्वर्ण मृग जोर जोर से चिल्लाने लगा। मृग के चिल्लाने से कुछ ही समय में सैनिकों ने राजकुमार को बंदी बना दिया। फिर सैनिकों ने राजकुमार को बांधकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने उस राजकुमार की पूरी कहानी सुनने के बाद उस राजा ने कहा कि राजकुमार, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूं। लेकिन राजकुमार, अगर तुम मेरा एक काम को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। राजा बोला कि राजकुमार, यहां से थोड़ी ही दूरी पर हीरों से सजा खूबसूरत महल है, जहां पर एक बेहद ही आकर्षक राजकुमारी निवास करती है। यदि तुम उस राजकुमारी को लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और बदले में तुम्हें यह सोने का मृग भी प्रदान कर दूंगा। अब तो फिर राजकुमार एक नए संकट में फंस गया। उसे उस राजा की बात माननी पड़ी। अब वह राजकुमार हीरो से जड़ित उस महल को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उस राजकुमार को फिर से वही सियार मिलता है और कहता है, अरे भाई, तुमने मेरी सलाह तो मानी नहीं। अगर तुमने मेरी सलाह मान ली होती तो आज यह नई परेशानी सामने नहीं आती। अब मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें उस हीरे से बने महल तक पहुंचा दूंगा। तुम बस उस महल के बाहर छुपे रहना और जब राजकुमारी नहाने के लिए सरोवर में आए
तब तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे, वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार एक बात गांठ में बांध लो, आपको उस राजकुमारी को वहां से अपने साथ ले आना है, चाहे वह कितनी ही विनती करे। उस महल में वापस नहीं जाना। फिर श्यार ने कहा कि राजकुमारी तुम्हें अपनी मधुर बातों में फंसाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वह अभी अपने माता पिता से मिलकर आती है, लेकिन तुम उनकी इन मधुर बातों में ना फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो तुम फिर एक नई मुसीबत में फंस जाओगे। राजकुमार को सारी बातें समझाकर वह श्यार राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाकर उस महल की ओर चल देता है। महल के निकट पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया। इसी बीच राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आती है और उस समय राजकुमार ने साहस बटोरकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार को छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को राजी हो गई। राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार को श्यार की कही बातें अच्छी तरह से याद और वह सोच रहा था कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। इसलिए राजकुमार ने कहा कि नहीं राजकुमारी, यह संभव नहीं है, तुम्हें अभी और इसी समय मेरे साथ चलना होगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी के आंसू बहते देखकर राजकुमार का दिल पिघल गया और एक स्त्री के आंसुओं ने उसे मोम की तरह पिघला दिया। इस प्रकार दया के वश में उसका मन भी पिघल गया। अंत में राजकुमार मान गया और कहा, राजकुमारी तुम रो मत, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। जैसे ही राजकुमारी ने महल में कदम रखा, इस समय महल के पहरेदार जाग उठे और तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। वह राजकुमार बार बार गलतियां करता रहा। उस श्यार की बात उसने नहीं मानी। इधर सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा इस घटना से काफी क्रोधित थे और उन्होंने शीघ्र ही अपने सैनिकों को अनुमति दी कि फौरन इस राजकुमार को फांसी पर लटका दो। यह सुनकर राजकुमार अत्यंत दुखी हो गया और राजा से विनती करने लगा। राजा ने कुछ विचार करने के बाद में कहा कि मैं अपना दिया हुआ आदेश तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक खास काम कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। हमारे महल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसकी वजह से हमारे किले की खूबसूरती कम हो गई है। अगर तुम 8 दिनों के अंदर इस पहाड़ को नष्ट कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और हमारी पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। राजा की बात सुनकर वह राजकुमार महल से बाहर निकला और पहाड़ को देखने लगा। हालांकि उसके हाथ में तलवार थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने विशाल पहाड़ को वह 8 दिनों में कैसे तोड़ेगा। राजकुमार काफी चिंतित था, लेकिन क्योंकि उसकी जान को खतरा था, उसने अपनी तलवार से पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। 7 दिन बीत गए, पहाड़ का एक भाग भी नहीं तोड़ पाए। राजकुमार थककर और दुखी होकर बैठ गया। अपने किए पर पछतावा करने लगा। वह सोचने लगा कि काश मैं अपने दोस्त श्यार की बातों पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। उसने हमेशा मुझे सही सलाह दी, लेकिन मैंने हमेशा उसकी बातों को नहीं माना। राजकुमार यही सब सोच रहा था, तभी उसने देखा कि वही श्यार सामने खड़ा था। श्यार कहता है, राजकुमार कैसे हो? इस बार मैं आपकी मदद करने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन मैंने आपको 7 दिन से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देखा है, इसलिए मुझे आप पर दया आ रही है। मैं आपकी मदद करने आया हूं। श्यार कहने लगा, राजकुमार अब तुम थक गए होंगे, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूं। थोड़ी देर बाद राजकुमार जागता है तो देखता है कि जहां पहाड़ था वहां दूर दूर तक कहीं भी पहाड़ का तो नामो निशान ही नहीं। अब वहां से महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। यह देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा।
राजा ने जब राजकुमार के कार्य को देखा तो राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने राजकुमार की सजा माफ कर दी और राजा के वादे के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी को साथ में लेकर वहां से निकला। कुछ दूर चलने पर उसे रास्ते में वही श्यार मिल गया। श्यार कहने लगा, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ आपको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन अब तो आपको सोने का मृग और सुनहरी चिड़िया को भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वह दोनों चीज आपके मतलब की है। उन्हें प्राप्त करना अब आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। तब राजकुमार कहने लगा, भाई अब मुझे सोने का मृग और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूंगा तो बदले में मुझे राजकुमारी को देना होगा, और सुनहरी चिड़िया लूंगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। तब श्यार कहता है, नहीं मित्र, तुम ऐसा काम भूलकर भी मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब यह है आपकी धर्म पत्नी है, इसे राजा को नहीं देना। श्यार कहने लगा, राजकुमार, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करते जाओ। पहले तुम राजकुमारी को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाना। राजा राजकुमारी को देखकर खुश हो जाएगा और तुम्हें सोने का मृग दे देगा। और अंत में राजकुमारी से विदा लेना। राजकुमारी से विदा लेते समय उसका हाथ पकड़कर उसे मृग पर बिठा लेना और वहां से भाग जाना। वह मृग घोड़े से भी तेज भागता है, राजा के सैनिक तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। राजकुमार ने अब श्यार की योजना के मुताबिक कार्य करना आरंभ कर दिया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर उसी राजा के पास पहुंचता है जिसके पास सोने का मृग था। राजा ने प्रसन्न होकर उसे सोने का हिरण उपहार में दे दिया। राजकुमार ने तुरंत हिरण पर सवारी की और राजा से विदाई लेने का अनुरोध किया। वह राजकुमार राजकुमारी को साथ लेकर उस हिरण को तेजी से दौड़ाते हुए महल से बहुत दूर निकल गया। राजा बस देखता ही रह गया। आगे रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह श्यार उसकी प्रतिज्ञा कर रहा था। राजकुमार को देखकर श्यार ने कहा कि राजकुमार, अब तुम यहां से जाकर उस सुनहरी चिड़िया को भी प्राप्त करो। तुम यह मृग लेकर चिड़िया वाले राजा के पास जाओ। वो राजा सोने के मृग को देखकर प्रसन्न हो जाएगा और लोग प्रसन्नता में आकर अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे और बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय लोग सोच समझकर काम नहीं करते। आप उस राजा के हाथ से उस चिड़िया का पिंजरा ले लेना और मृग पर बैठकर भाग जाना। ऐसे में कोई भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। इधर उस श्यार के कहे अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से उस चिड़िया को मांगा। राजा ने उस चिड़िया का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही उस चिड़िया का पिंजरा हाथ में दिया तो राजकुमार सोने के मृग पर बैठकर वहां से भाग आया और बेचारा राजा देखता ही रह गया। कुछ दूर आगे जाने पर राजकुमार को फिर वही श्यार मिलता है। राजकुमार उस श्यार से कहता है, मित्र, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं और तुम्हारी वजह से मेरे पास सुंदर राजकुमारी है। सोने की चिड़िया भी मिल गई और स्वर्ण मृग भी मिल गया। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए मैं अपने एहसान को उतारना चाहता हूं। बताओ इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? श्यार कहने लगा, मित्र, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी, तब आप मेरे एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस श्यार के मुख से ऐसी बात सुनकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर राजकुमार कहने लगा, भाई, आखिर तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है और इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान ले लिया तो मुझसे ज्यादा पापी इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता। राजकुमार की इन बातों को सुनकर
श्यार बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, मित्र, यदि आप मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहां से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे व्यक्ति के लिए कभी धन खर्च मत करना जिससे फांसी लगने वाली। राजकुमार सोचने लगा कि मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूं, और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसे फांसी लगने वाली। राजकुमार उस श्यार की बातें सुनकर उस श्यार से विदा लेता है। राजकुमार अपनी पत्नी और सोने की चिड़िया के साथ उस स्वर्ण मृग के पीठ पर बैठकर आगे बढ़ गए। अब राजकुमार उस सुंदर गुफा के पास पहुंचा जिस गुफा में उसके दोनों भाई गए हुए थे। उस गुफा के बाहर काफी लोग इकट्ठे हो रहे थे। राजकुमार ने जब लोगों से इसका कारण पूछा तो राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ पर दो लोगों के लिए फांसी की तैयारी हो रही है। इन लोगों की बात सुनकर राजकुमार ने देखा कि जिन दो लोगों को फांसी होने वाली है वह उसके दोनों बड़े भाई हैं। उसके दोनों भाई तब से उस सुंदर गुफा में रह रहे थे और कई बुरे कामों में लिप्त हो गए थे। खूबसूरत व्यक्तियों के बीच रहकर वे दोनों गलत कामों में पड़ गए। शराब पीने वालों के साथ रहते वे शराबी बन गए और इन सभी बुरे कामों के कारण उन्होंने गुफा में रहते हुए गुफा वासियों से बहुत सारा धन मांगा। उनका धन न चुकाने से परेशान होकर गुफा के लोग उन दोनों को फांसी देने जा रहे। राजकुमार ने उनसे कहा कि तुम धन ले लो और इन दोनों को छोड़ दो। गुफा के लोगों ने धन स्वीकार किया और उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद वे आगे की यात्रा पर निकले और जंगल में चलते हुए एक कुएं के पास पहुंचे। बड़े राजकुमार ने सुझाव दिया कि वे वहां थोड़ी देर आराम करें और जलपान के बाद आगे की यात्रा जारी रखें। बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तीनों राजकुमार कुएं पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान उसके दोनों भाइयों ने उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी को सोने के मृग पर बिठाया और सोने के पिंजरे के साथ दोनों राजकुमार अपने नगर वापस आ गए। राजा के पास पहुंचकर दोनों राजकुमार कहते हैं, पिताजी, हम सोने की चिड़िया पकड़ कर लाए और हम सोने का मृग और इस खूबसूरत राजकुमारी को भी लाए। राजा और नगर के लोग राजकुमारों के इस काम से बड़े ही प्रसन्न थे, लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी खुश नहीं। वह राजकुमारी बार बार रोती रहती। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी राजकुमारी खुश नहीं हुई और ना ही सोने का मृग और चिड़िया ने भी खाना पीना छोड़ दिया। इधर उस छोटे राजकुमार को जिस कुएं में धक्का दिया गया था वह भी जिंदा बच गया, क्योंकि उस कुएं में पानी कम था। वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे अपने मित्र श्यार की बात याद आई और वह श्यार की सलाह न मानने पर अपने आप को कोस रहा था। तभी वहां वही श्यार प्रकट होता है। श्यार कहता है, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और उन लोगों की मदद मत करना जिन्हें फांसी लगने वाली। तुमने मेरी बात नहीं मानी, पर मैं अंतिम बार तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा कहकर उस श्यार ने कुएं में एक रस्सी डाल ली और जल्दी ही लंबी हो गई और राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार को उस श्यार ने बाहर निकाल लिया। वह श्यार राजकुमार से कहने लगा कि तुम अपने दोनों भाइयों से सावधान रहना, तुम्हारे भाई तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उस श्यार की बातें सुनकर राजकुमार अपने राजमहल को लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। उस भिखारी को राजकुमार अपने वस्त्र दान कर देता है और उसके फटे पुराने कपड़े पहनकर राजकुमार अपने राजमहल में पहुंचता है। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही वह सुनहरी चिड़िया और स्वर्ण मृग आवाज करने लगे और दाना पानी खाने लगे। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। अब उसके चेहरे पर खुशी झलक आई।
यह सब देखकर राजा सोच में पड़ गया कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, हे महाराज, आपके दोनों बेटों ने मिलकर आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है। अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ आ गया है, जिसे देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसी राजकुमार के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है और मैं इस राजकुमार के साथ अपने जीवन में सुखी रह सकती हूँ। राजा ने पूछा कि वह कहाँ है। राजकुमारी ने उस फटे कपड़े पहने व्यक्ति की ओर इशारा किया कि महाराज, यही है आपका छोटा राजकुमार। राजा अपने छोटे बेटे को पहचान गए। अब राजा का छोटे बेटे के प्रति नजरिया बदल गया। पहले राजा जिससे ना समझता था, वही उसे अब समझदार और बहादुर मानने लगा। अब राजा अपने छोटे राजकुमार से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद राजा ने उस राजकुमार को अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। दोनों बड़े बेटों ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था और महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से राजा बहुत ज्यादा नाराज। राजा ने उन दोनों राजकुमारों को अपने राज्य से निकाल दिया और अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों आनंद पूर्वक साथ में रहने लगे। राजकुमार उस श्यार को कभी नहीं भूल पाया। एक दिन वह समय निकालकर उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकला। काफी खोजने के बाद उसे वह श्यार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। राजकुमार को देखते ही उसने तुरंत उसे पहचान लिया और पूछा, मित्र, आज आप यहाँ कैसे आए? राजकुमार बोला, मित्र, आज मैं आपको लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ, वहां तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। श्यार बोला, नहीं मित्र, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम अब वापस अपने राज्य को लौट जाओ। तब राजकुमार कहता है, नहीं मित्र, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ वापस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मेरे पास जब राजकुमारी तुम्हें देखेगी तो वह बहुत खुश होगी। वह भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। तब वह श्यार कहता है, मित्र, यदि सच में तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा एक काम करो, तुम मुझे तीर से मार दो, यही मेरी इच्छा है। मैं श्यार नहीं हूं, मुझे एक जादूगर ने जादू से श्यार बना दिया था। मैं उसी राज्य का राजकुमार हूँ जिस राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है और राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे तीर से मार दो तो मैं उस जादू से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद मैं अपने राज्य को वापस लौट जाऊंगा। राजकुमार को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और श्यार के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही श्यार तो मर गया और उसकी जगह एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महलों के लिए लौट आते हैं। अपने भाई को देखकर वह राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। कुछ दिन वहां रहकर वो राजकुमार अपने नगर को लौट जाता है। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।